प्रणाम सभी को। आज हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्याय 2 में उपभोक्ता संतुलन एवं मांग, उपभोक्ता संतुलन और मांग चैप्टर में इस इकाई से परीक्षा में पाठ्यक्रम के अनुसार 1 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा और 3 अंक का के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार 1 अंक के 4, 2 अंक का 1, 3 अंक के 2, 5 अंक का 1 प्रश्न, इस प्रकार कुल 17 अंक की इकाई है। सबसे महत्वपूर्ण इकाई है यह इकाई 17 अंक देगी। इसमें वस्तुनिष्ठ भी पढ़ना है हमें 1 अंक वाले, अति लघुत्तरीय वाले भी प्रश्न पढ़ना है, लघुत्तरीय प्रश्न भी पढ़ना है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पढ़ना है। तो सही विकल्प पर चलते वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या बनेगा? इसमें नंबर 1 मांग के नियम का आधार है, तो उपयोगिता हास्य नियम मांग के नियम का आधार है। नंबर 2 आवश्यकता एवं मांग में भेद करने वाला प्रमुख कारक है। आवश्यकता एवं मांग में भेद, वस्तु की कीमत क्या भेद कराता है? आवश्यकता और मांग में वस्तु की कीमत भेद कराती है। कीमत किस प्रकार से भेद कराएगी? आवश्यकता कभी भी जन्म ले लेती है, परंतु उपभोक्ता उतनी कीमत देने को तैयार है भी नहीं। जितनी उपयोगिता रहेगी उतनी ही मात्रा में वह मांग करेगा। इस प्रकार वस्तु की कीमत दोनों में भेद कराने वाला कारक है। तीसरा, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय क्या है? किसी भी वस्तु की आवश्यकता करने की शक्ति, आवश्यकता पूरी करने की शक्ति अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय। चौथा, तटस्थता वक्र का झुकाव रहता है। तटस्थता वक्र का झुकाव हमेशा घटता हुआ होता है। पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र खिसक जाता है नीचे की ओर। हमेशा जब भी कीमत बढ़ती है तो मांग वक्र किधर खिसकता है? नीचे की ओर, कम हो जाती है मांग। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला, वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। कार तथा पेट्रोल पूरक वस्तुएं हैं, एक दूसरे की पूरक है। तीसरा, मूल्य तथा मांग में कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। चौथा, घटिया वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है।
क्वांटिटी अधिक है, क्वालिटी नहीं है, तो आय प्रभाव कैसा होता है? ऋणात्मक। पांचवा, एक सीधी रेखा मांग के मध्य बिंदु पर मांग की लोच एक होती है। एक सीधी रेखा मांग अगर बिल्कुल एक जैसी है तो मांग रेखा सीधी होगी। सीधी मांग रेखा के मध्य बिंदु पर मांग की लोच कैसी होगी? एक होगी। बुनियादी तौर पर उपयोगिताएं होती है 3 प्रकार की। लास्ट है, ऊंची तटस्थता वक्र दर्शाती है उच्च स्तर की संतुष्टि को। उच्च स्तर, ऊंची तटस्थता वक्र दर्शाती है उच्च स्तर की संतुष्टि। जब उपभोक्ता खरीदने के लिए तैयार रहे, चाहे वो कितनी भी मात्रा में कितनी भी कीमत क्यों न हो, उसे सख्त आवश्यकता अगर है तो कितनी भी कीमत में हो वह खरीद लेगा। इसलिए उच्च स्तर की संतुष्टि प्रदान करता है ऊंची तटस्थता। प्रश्न तीसरा, सत्य असत्य में उत्तर दीजिए। माचिस की मांग लोचदार होती है, असत्य। यह लोचदार होती है, माचिस की मांग लोचदार होती है। दूसरा, कीमत और मांग के अनुकूल संबंध होता है। मांग और कीमत और मांग के अनुकूल संबंध होता है, अनुकूल नहीं होता है, प्रतिकूल होता है, असत्य। दीर्घकाल में फर्म को सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है, सत्य है। स्थापन वस्तुओं के उदाहरण हैं रोटी एवं मक्खन, दोनों एक दूसरे की स्थापन है। स्याही और पेन, असत्य। रोटी की भूख रोटी से, मक्खन का काम मक्खन से, स्याही का काम स्याही से और पेन का काम पेन से होगा। पेट्रोल की मांग लोचहीन होती है, सत्य। सही जोड़ी मिलाई है। अ और ब वर्ग में नंबर 1 औसत कुल लागत, इसका आएगा कुल उत्पादन की मात्रा। बेलोचदार अनिवार्य वस्तु, उत्पादन लागत का पूर्ति लोच प्रभाव पड़ता है। मांग के नियम का आधार उपयोगिता ह्रास नियम है और स्थिर लागत शून्य नहीं हो सकती। पांचवा प्रश्न, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। ज्वार की कीमत कम हो गई है परंतु उसकी मांग में वृद्धि नहीं होती। कीमत कम हो गई है परंतु उसकी मांग में वृद्धि नहीं है। मांग बढ़ना चाहिए कीमत कम हो जाने पर, परंतु देखने में आ रहा है कि कोई वृद्धि मांग में नहीं हो रही है। मांग विश्लेषण में इस स्थिति को क्या नाम दिया गया है? तो इसको कहेंगे पूर्णतया बेलोचदार मांग। लोच नहीं है, न कभी आ सकती है, आवश्यकता उसकी नहीं है। कीमत कम भी हो गई है, आवश्यकता नहीं है, मांग में वृद्धि नहीं हो रही है, तो मांग विश्लेषण में इस स्थिति को क्या कहेंगे? पूर्णतया बेलोचदार मांग। मांग की लोच का दूसरा नाम क्या है? तो मांग की लोच का दूसरा नाम है मांग की मूल्य सापेक्षता। मांग की मूल्य सापेक्षता। तीसरा, जब वस्तु आवश्यकता होती है तब वस्तु की मांग की लोच कैसी होती है? वस्तु की आवश्यकता होती है तब मांग की लोच बेलोचदार मांग होती है। अगला, संयुक्त मांग का उदाहरण दीजिए। कार तथा पेट्रोल, साथ में मांग। चीनी की मांग कैसी मांग है? सामूहिक मांग। अब 2 अंक वाले प्रश्न अति लघु उत्तरीय है। पहला प्रश्न आता है इस इकाई का, उपभोक्ता संतुलन को परिभाषित कीजिए। क्योंकि हम
अध्याय का नाम ही पढ़ रहे हैं, उपभोक्ता संतुलन और मांग। उपभोक्ता संतुलन और मांग में इसे परिभाषित करने के लिए, उपभोक्ता संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से है जब कोई उपभोक्ता अपनी निश्चित आय एक वस्तु अथवा अनेक वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। कहाँ खर्च करेगा अपनी आय? जहाँ उसे अधिक से अधिक, 10 गुना से अधिक, अनंत तक अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके, वहीं पर उपभोक्ता अपनी निश्चित आय खर्च कर सकता है। अधिकतम संतुष्टि को ही उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। अब अगला प्रश्न, उपभोक्ता की परिभाषा दीजिए, उपयोगिता की परिभाषा दीजिए। तो उपयोगिता क्या है? उपयोगिता से अभिप्राय आवश्यकता संतुष्टि की, उपयोगिता का मतलब काम करते करते किसी वस्तु की उपयोगिता समझ में आई, तो उपयोगिता से अभिप्राय आवश्यकता संतुष्टि की शक्ति, कि वस्तु में आवश्यकता की संतुष्टि करने की कितनी शक्ति है। अर्थात किसी वस्तु की आवश्यकता संतुष्टि की शक्ति, अर्थात किसी वस्तु की आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता क्या है? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है, उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अर्थात एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है, उसे सीमांत उपयोगिता MU कहते हैं। इसका सूत्र है सीमांत उपयोगिता MUN प्लस H बराबरी से TUN माइनस TUN1। जैसे उदाहरण के लिए हमें सेब खाने की इच्छा है और 2 फल से संतुष्टि प्राप्त हो सकती है, तो एक अतिरिक्त तीसरी इकाई के प्रयोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है, उसे सीमांत उपयोगिता कहेंगे। अर्थात एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होगी, जैसे 2 सेब से, एक सेब से समझ लो 5 उपयोगिता प्राप्त हो रही है, 2 सेब से 10 उपयोगिता प्राप्त होगी। हमें 10 कुल उपयोगिता की आवश्यकता है, परंतु एक तीसरा सेब और मिल जाए और उसे आधा ही उपभोग करे, उससे जो उपयोगिता प्राप्त होगी, उसे कुल उपयोगिता में जितनी वृद्धि हुई है,
वह वृद्धि सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। कुल उपयोगिता क्या है? कुल उपयोगिता उपभोग की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का योग होता है। कुल उपयोगिता उपभोग की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का योग होता है। सूत्र है इसका TU। TU क्या है? कुल उपयोगिता बराबर इसे सिग्मा AMU। AMU क्या है? सीमांत उपयोगिता। अर्थात कुल उपयोगिता TU योग है किसका? सीमांत उपयोगिता AMU का। जैसे अभी सेब का उदाहरण लिया था, एक सेब से 5 उपयोगिता प्राप्त हो रही थी, तो जितने सेब हमने उपभोग किए प्रत्येक से 5 5 5 5 उपयोगिता प्राप्त होती चली गई। तो 3 सेब का हमने उपभोग किया, तो 3 सेब से कितनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई? 1 सेब से 5, तो 3 सेब से 15। तो कुल उपयोगिता उपभोग की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का योग होती है। चले पढ़ते हैं, अगला प्रश्न समझते हैं। गिफिन का विरोधाभास क्या है? गिफिन क्या कहता है? जब उपभोग की 2 वस्तुओं में एक वस्तु घटिया वस्तु हो, 2 सेब खा रहे हैं हम, उसमें एक सेब घटिया किस्म का निकल आया। उपभोग की 2 वस्तुओं में एक वस्तु घटिया वस्तु हो तथा दूसरी श्रेष्ठ वस्तु हो, तब गिफिन का विरोधाभास उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, पूर्ण तृप्ति बिंदु क्या है? पूर्ण तृप्ति बिंदु वह बिंदु है जहाँ पर सीमांत उपयोगिता घटकर शून्य हो जाती है। सीमांत उपयोगिता घटकर शून्य हो जाती है। जैसे तीसरा सेब खाने पर बिल्कुल सेब खाने की इच्छा नहीं होती, तो यहाँ पर पूर्ण तृप्ति बिंदु आ गया, सीमांत उपयोगिता शून्य हो गई। इस बिंदु पर कुल उपयोगिता का बढ़ना बंद हो जाता है और वह अधिकतम हो जाता है। इस बिंदु को ही पूर्ण तृप्ति बिंदु कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति सपोज 2 रोटी का उपभोग करता है। भूख खूब ज़्यादा लगने पर जब वह भोजन करने के लिए बैठता है तो पहली रोटी से 5 उपयोगिता उसे प्राप्त होती है और दूसरी रोटी से 5। इस प्रकार कुल उपयोगिता 10 हो जाती है। 10 होने पर पूर्ण तृप्ति बिंदु पर आ जाएगा। कोई अगर मान लो ज़बरदस्ती उसे एक रोटी और खाने के लिए प्रेरित करे, तो वह मजबूरी में वह रोटी उपभोग तो करेगा, परंतु सीमांत उपयोगिता जिस दर से बढ़ी उसी दर से वह घटना शुरू हो जाएगी। तो पूर्ण तृप्ति बिंदु कहाँ आया था? 10 पर, जहाँ पर कुल उपयोगिता बढ़ना बंद हो जाए उसे पूर्ण तृप्ति बिंदु कहेंगे। मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है? तो मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक इसलिए होगा क्योंकि नंबर 1 पहला कारण है इसका घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। सीमांत उपयोगिता पूर्ण तृप्ति बिंदु पर आने पर घटना शुरू हो जाती है। दूसरा प्रतिस्थापन प्रभाव, कि उसकी जगह कोई दूसरी वस्तु
उपभोग में आ जाए। जैसे सेब खा रहे हैं और सेब नहीं मिले तो सेब की जगह आम अगर मिल जाए तो सेब खाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। प्रतिस्थापन प्रभाव। तीसरा, आय प्रभाव। अगर मान लो आय पर प्रभाव पड़ जाए, कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो इससे उपयोगिता, वस्तु के अंदर की उपयोगिता घटना या बढ़ना शुरू हो जाता है। चौथा, उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन। उपभोक्ता एकदम से बढ़ जाए या एकदम से कम हो जाए तो इसका भी मांग वक्र पर प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न, मांग के नियम के 2 अपवाद बताइए। मांग के नियम के अपवाद। मांग के नियम के अपवाद निम्न है। नंबर 1, उपभोक्ता की अज्ञानता। मांग के नियम के अपवाद यानी मांग हमेशा ऋणात्मक, जब भी कीमत कम होती है तो मांग वक्र नीचे आने लग जाता है। इसमें अपवाद है कि कभी कभी कीमत घटने पर भी अगर उपभोक्ता अज्ञानी है तो वह उस वस्तु की ओर दौड़ लगाता है खरीदने के लिए। उसे अर्थशास्त्र का सही उपयोग नहीं आता है, वस्तु की उपयोगिता नहीं समझता, वस्तु की आवश्यकता नहीं समझता, तो वह कितना भी मूल्य देने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए ऐसे उपभोक्ता के सामने मांग वक्र स्थिर रहता है, नीचे नहीं आता। तो मांग के नियम का यह पहला अपवाद हुआ। दूसरा, गिफिन पदार्थ। जैसा गिफिन ने कहा कि 2 वस्तुएं हैं और दोनों का उपभोग करना है और उसमें एक वस्तु घटिया निकल आए और दूसरी बहुत अच्छी निकल आए, तो एक वस्तु का उपभोग करने पर ही वह 2 वस्तुओं के उपभोग करने के बराबर संतुष्ट हो जाएगा, तो वहाँ एक वस्तु वैसी ही शेष रह जाएगी। 2 अपवाद महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न, मांग के नियम से आप क्या अभिप्राय रखते हैं? मांग नियम से क्या अभिप्राय? तो मांग नियम का अभिप्राय, मांग का नियम वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा के बीच, वस्तु की कीमत तथा इसकी मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। इसका अर्थ है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग घटती है तथा घटने पर मांग बढ़ती है। वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है। कैसे? जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे मांग की मात्रा कम होते चली जाएगी और जैसे जैसी कीमत कम होगी मांग की मात्रा बढ़ते चली जाएगी। विपरीत संबंध को व्यक्त करता है मांग नियम। इसका अर्थ है कि अन्य बातें समान रहने पर। कब? अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें कैसी? कि उपभोक्ता की फैशन, आय और रुचि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आए, तब यह नियम कार्य करेगा। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ गई तो इस पर प्रभाव पड़ेगा, रुचि बदल गई तो प्रभाव पड़ेगा, फैशन बदल गई तो कितनी ही मात्रा में
वस्तु की पूर्ति हो रही है, कितनी कीमत कम हो रही है, उसकी मांग नहीं बढ़ने वाली। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर, जब अन्य बातें समान रहे और वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटती है तथा घटने पर मांग बढ़ती है। इसे कहते हैं मांग के नियम का अभिप्राय। अगला प्रश्न, उपभोक्ता के बजट से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता का बजट क्या है? तो बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है, ऐसे बंडलों का संग्रह जिन्हें उपभोक्ता द्वारा दी गई आय तथा प्रचलित बाजार कीमत पर खरीद सकता है। ऐसे बंडलों का सेट जिन्हें उपभोक्ता द्वारा दी गई आय तथा प्रचलित बाजार कीमत पर वह खरीद सकता है, उसे बजट सेट कहते हैं। जो सोच करके किन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता पड़ी और वह बाजार गया, जो सोच करके गया कि मैं इतनी आय में इतनी वस्तु खरीद लाऊंगा और बाजार में उसे उतनी ही कीमत पर वस्तुएं उतनी ही जितनी वह सोच करके गया था उतनी वस्तु मिल जाए, उसका बजट सेट हो गया। जो बजट लेकर के गया था उसे जितनी वस्तु की आवश्यकताएं थी, जितना उपभोग करना था, उससे जितनी उपयोगिता प्राप्त करना था, उतनी ही कीमत देने पर उतनी ही वस्तुएं प्राप्त हो गई उपभोक्ता को, तो यहाँ उसका बजट सेट हो गया, उसे बजट सेट कहते हैं। अगला प्रश्न, बजट रेखा की प्रवणता। बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर क्यों होती है? समझाइए। समझाते हैं। बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर होती है क्योंकि यदि उपभोक्ता एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करना चाहता है, उपभोक्ता एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करना चाहता है तो उसे दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। जैसे अभी उदाहरण हमने लिया था रोटी का। यदि उपभोक्ता रोटी के साथ साथ कुछ रोटी की स्थापन वस्तु अगर थाली में परोस दी जाए, पापड़ है या उसके साथ पूरी है, तो रोटी की जो मात्रा होगी वह 2 रोटी उपभोग करता था, तो अब एक ही रोटी में संतुष्ट हो जाएगा, एक रोटी का उसे त्याग करना पड़ेगा। तो बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर क्यों होती है? यदि उपभोक्ता एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करना चाहता है तो दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। अगला प्रश्न, अगर कीमतें और उपभोक्ता की आय दोगुनी हो जाए, कीमतें भी दुगनी हो गई, उपभोक्ता की आय भी दुगनी हो गई, तो बजट सेट कैसा होगा? अगर कीमतें और उपभोक्ता की आय दुगनी हो जाए तो बजट सेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों परिवर्तन नहीं होगा?
आय बढ़ने पर संतुष्टि बिंदु बढ़ जाता है। आय बढ़ने पर वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाती है, उसकी आवश्यकताएं बढ़ जाती है। जब आवश्यकता बहुत अधिक हो गई, बीपी की शिकायत वाला मरीज, उसका बीपी बहुत अधिक हो गया है, घबराहट महसूस हो रही है, बिल्कुल ही समझ में आ रहा है कि उसका स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रह पाएगा। ऐसी स्थिति में वह अगर दुकान पर गया और बीपी की जो टैबलेट है वह हमेशा 20 रुपए की एक टैबलेट लाता था और उसे 40 रुपये 50 रुपये में वह टैबलेट मिल रही है और उसकी आय भी है, बीपी उसका ही हाई होता है जिसकी आय अधिक होती है, वह टैबलेट खरीद लेगा। अगर कीमतें और उपभोक्ता की आय दोगुनी हो जाए तो बजट सेट में कोई परिवर्तन नहीं। अगला प्रश्न, एक दृष्टि अधिमान से आप क्या समझते हैं? एक दृष्टि अभिमान। उत्तर, किन्हीं दो बंडलों, एक बंडल दिया है X1 X2 और दूसरा बंडल दिया हुआ है Y1 Y2, दो बंडल दिए हुए हैं। में X1 X2 में कम से कम एक वस्तु हो और Y1 Y2 की तुलना में अन्य वस्तु की कम मात्रा न हो। एक में वस्तु की कम मात्रा और एक में वस्तु की कम मात्रा न हो तो उपभोक्ता Y1 Y2 के बजाय X1 X2 को अधिमान देता है। तब इस अधिमान को एक दृष्टि अधिमान कहा जाता है। क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए। एक वस्तु के बंडल में X1 X2 है और एक में X1 X2 Y1 Y2 है। X1 X2 में कम से कम एक वस्तु हो और Y1 Y2 की तुलना में अन्य वस्तु की कम मात्रा न हो तो उपभोक्ता Y1 Y2 के बजाय X1 X2 को अधिमान देता है। इस स्थिति में अधिमान को एक दृष्टि अधिमान कहा जाता है। अगला प्रश्न, सामान्य वस्तु से आप क्या समझते हैं? सामान्य वस्तुओं से अभिप्राय ऐसी वस्तुओं से है जिनका आय प्रभाव धनात्मक तथा कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है। आय प्रभाव धनात्मक होगा और कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है, अर्थात आय में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। इसके विपरीत आय में कमी होने पर वस्तु की मांग में कमी आती है। इसे सामान्य वस्तु कहा जाएगा। मांग की कीमत लोच को परिभाषित कीजिए। मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। मांग की कीमत लोच क्या है? कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन के अनुसार मांग में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ,
इसे मांग की कीमत लोच कहेंगे। मांग की कीमत लोच को ईडी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। अगला प्रश्न, मांग के नियम की सीमाएं क्या है? कोई दो लिखिए। तो मांग के नियम की सीमाएं हैं, नंबर 1, आय समान रहनी चाहिए। समान रहेगी आय तभी उपभोक्ता की रुचि एक जैसी रहेगी, तभी मांग वक्र स्थिर रहेगा। दूसरा, रुचि स्वभाव में कोई परिवर्तन न हो। तीसरा, वस्तुओं की कीमतें समान रखनी चाहिए। चौथा, स्थापन्न वस्तु नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न, मांग के नियम का महत्व समझाइए। कोई दो बिंदुओं के आधार पर। मांग नियम का महत्व, नंबर 1, कीमत निर्धारण में सहायक। दूसरा, करारोपण में सहायक। तीसरा, कृषकों के लिए सहायक। प्रश्न, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले दो घटक लिखिए। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक है, नंबर 1, वस्तु के गुण। दूसरा, वस्तु के प्रयोग। तीसरा, वस्तु की कीमत। और चौथा, संयुक्त मांग। मांग की लोच 5 घटक इसे प्रभावित करेंगे। वस्तु के गुण के आधार पर, वस्तु में गुण ही नहीं है तो उसकी मांग ही नहीं बढ़ेगी। प्रयोग ही उसका नहीं रहा, क्या करेंगे खरीद करके। कीमत खूब ज़्यादा बढ़ जाए, उतनी उसमें उपयोगिता ही नहीं है वस्तु में, क्या करेंगे खरीद करके। और संयुक्त मांग, सभी लोगों की मांग हो गई तो यह मांग की लोच को प्रभावित करेगा। अगला प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। 3 नंबर के प्रश्नों पर चलेंगे। पहला प्रश्न है, मांग के नियम की विशेषताएं बताइए। तो मांग के नियम की यहाँ डेफिनेशन देना पड़ेगा। मांग के नियम की विशेषता बताने में मांग की डेफिनेशन परिभाषा है, वस्तु की जितनी अधिक मात्रा बेचने के लिए होती है उसे उतनी ही कम कीमत पर बेचने के लिए प्रस्तुत करना होगा, जिससे कि उसके लिए ग्राहक मिल सके। वस्तु की जितनी अधिक मात्रा बेचने के लिए होती है उसे उतनी ही कम कीमत पर बेचने के लिए प्रस्तुत करना होगा। अगर ज़्यादा मात्रा में वस्तुएं निकालना है हमें तो कीमत कम करनी पड़ेगी, जैसे सेल लगा देते हैं। जिससे कि उसके लिए ग्राहक मिल सके। विशेषताएं, मांग नियम की विशेषता में पहली विशेषता है, मांग तथा कीमत में विपरीत संबंध होता है। दूसरा, मांग आश्रित तथा कीमत स्वतंत्र होती है। मांग कैसी होती है? आश्रित होती है और कीमत स्वतंत्र। तीसरा, मांग का नियम एक गुणात्मक कथन कहलाता है। चौथा, मांग का नियम किसी निश्चित समय पर वस्तु अथवा सेवा की कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध बताता है। प्रणाम। अगले पीडीएफ में इसके आगे हम देखेंगे मांग का अर्थ एवं मांग के आवश्यक तत्व, मांग कहलाने के लिए कौन कौन से तत्वों को उपस्थित रहना आवश्यक है, मांग के नियम की मान्यताएं कौन कौन सी है और मांग की कीमत लोच से क्या आशय है। आज का जो होमवर्क है अनिवार्य आने वाले प्रश्नों में मांग के नियम का महत्व समझाइए और कोई दो बिंदुओं के आधार पर मांग के नियम का महत्व लिखिए। मांग के नियम का महत्व और
कोई दो बिंदुओं के आधार पर इसको समझाना है। धन्यवाद।